खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। शिखर सम्मेलन में अब इस मंच पर मौजूद है कांग्रेस का बड़ा चेहरा मुंबई का, लेकिन इस वक्त नाराज चेहरा है, इस वक्त बागी चेहरा है। संजय निरुपम हमारे साथ मंच पर हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। संजय जी, पढ़ रही थी आपके बारे में, 86 में आप यानी मेरे सीनियर हुए, 86 में आपने पत्रकारिता शुरू की, 81 में, 93 में आपने दोपहर का सामना ज्वाइन किया, फिर आपने शिवसेना ज्वाइन कर ली, फिर आपने शिवसेना और पत्रकारिता दोनों छोड़ दी, फिर आपने कांग्रेस ज्वाइन की, सांसद बने, सांसद तब भी थे। अब सांसद के आगे पूर्व हो गया है, कांग्रेस के आगे भी पूर्व हो जाएगा? थोड़ा जल्दी ये सवाल हो गया आपका। अभी ऐसी कोई योजना नहीं है। जब मैंने अपनी पूरी बात रखी थी कुछ दिन पहले, तो मैंने कहा था कि पार्टी छोड़ने का ऑप्शन कभी भी खुला रहता है, खुला रहेगा, लेकिन मुझे कांग्रेस नहीं छोड़ना है, ये मेरा फैसला है। मैं नहीं छोड़ना चाह रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है उसको चुपचाप देखते रहा जाए। उसके ऊपर बोलने का समय आ गया और बोलना पड़ेगा। जो पिछले कुछ महीनों में जो होता रहा है वो एक तरह से मतलब बहुत जमा हो गया, तो एक दिन फूटा। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन पार्टी के पास है। पार्टी चाहे तो हमारी बात सुन सकती है और सुनकर के उसके ऊपर एक राय बना सकती है, एक फैसला कर सकती है। लेकिन पार्टी के सामने हमेशा एक ऑप्शन खुला है, वो कभी भी चाहे मुझे निकाल सकते हैं। कि आपने डिसिप्लिन भंग कर दिया, हम आपको निकाल रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे पार्टी नहीं छोड़नी है। आगे पार्टी अगर सुनकर के कुछ काम करना चाहे, कुछ उसके उन जो सारे इश्यूज हैं, जो सारे शिकायतें हैं, जो ग्रीवांसेज हैं, उसको दूर करने की दिशा में कुछ काम किया जाए तो निश्चित तौर पर आगे अच्छा बेहतर होगा। और फिलहाल जो पूर्व लगाने वाली आप बात करें वो अभी वर्तमान है और आगे रहना चाहिए। तो आपने तख्ती लगा दी है? तख्ती लगा दी आपने? कौन सी तख्ती? किस बात की तख्ती? आओ मुझे ले लो। सारी पार्टियों को खुली छूट है, ऑफर है। नहीं, मैंने ऐसी कोई तख्ती नहीं लगाई है, क्योंकि मुझे झेलने की क्षमता बहुत कम लोगों में है। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं ना कि वो लोग मुझे ले लेंगे या लेना चाहेंगे, जरा उनसे पूछिएगा। नहीं, ये वो लोग कौन है? पता नहीं। आप जो आपके दिमाग में जो बातें घूम रही हैं, आपके अखलाक, आपके कैरेक्टर की एक मजबूत चीज ये कि आप बेखौफ हैं, बेबाक हैं। ये दो बहुत स्ट्रांग आपके पिलर्स हैं। तो वो लोग कौन है? आप किस पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं? तो मैंने वही कहा, अठावले साहब तो बुला रहे हैं आपको। मैंने यही कहा आपको कि अगर मैं बेखौफ हूं और बेबाक हूं, तो ऐसे लोग कितने चलते हैं, कहां चलते हैं? कौन झेल पाता है? कौन पचा पाता है? तो इसलिए मेरी ऐसी कोई तड़प नहीं है कि यहां से निकल के किसी दूसरी पार्टी में जाया जाए, हाथ में कटोरा लेके घुमा जाए कि साहब मैं बाजार में खड़ा हूं, बोली लगा के मुझे खरीद लो। मेरी कोई रुचि नहीं है। मैं एक बहुत ट्रांसपेरेंटली जीने वाला व्यक्ति हूं। जब मैंने शिवसेना छोड़ी थी तब भी किसी पार्टी से डील करके नहीं छोड़ी थी। बड़े बड़े आरोप लगे थे मेरे ऊपर, मेरे खिलाफ कितनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी घुमाई गई थी। 2 महीने तक मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। मेरे कुछ इश्यूज थे जिसमें मतभेद हुए और मैंने कहा मैं नहीं रह सकता। तो कहां जा रहे हैं? मैंने कहा मैंने कोई तय नहीं किया। बहुत लोगों के बुलावे आए, बड़े बड़े नेता, शरद पवार साहब का फोन आया डायरेक्ट। मेरे घर पहुंचने से पहले 4-4 मिस्ड कॉल पड़े थे उनके। मैंने मैसेज दिया हुआ था लैंडलाइन पे कि संजय निरुपम आए हमारी बात। मैंने फोन किया, बोला मेरे से बात करके कुछ आगे डिसीजन लेना। मैंने कोई डिसीजन नहीं, मैं आराम से 2 महीने तक रहा। उसके बाद मैंने एक फैसला किया कि मैं यहां जाना चाहता हूं, अगर वो लेना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो वैसे ही ऐसा मेरा किसी के साथ कोई डील नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई योजना नहीं है, क्योंकि मैं एक बुनियादी मुद्दे पर खड़ा हूं। आज कांग्रेस पार्टी का एक बहुत खराब दौर चल रहा है और इस खराब दौर को बनाने वाले, उसको तैयार करने वाले और कोई नहीं, हम ही हैं। और जब हम हैं तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। आप छुपा नहीं सकते। ये टाइम आपने गलत नहीं चुना है। आप अगर बहुत वफादार सिपाही हैं तो आप इंतजार कर लेते, महाराष्ट्र चुनाव लड़ लेते अच्छे से। हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं चाहता तो 5 महीने पहले भी ये कर सकता था। ये
मुझे चोट उस समय पहुंची, दुख उस समय पहुंचा जब मैं मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर ठीक ठाक काम कर रहा था, जबकि दिल्ली में बोलते थे लोग कि सबसे अच्छा पीसीसी प्रेसिडेंट मतलब संजय निरुपम। प्रदेश कैसे चलाना चाहिए, कार्यक्रम कैसे होने चाहिए, आंदोलनात्मक मूड में कैसे पार्टी को लाना चाहिए, संजय निरुपम से सीखना चाहिए, कांग्रेस की मीटिंगों में लोग कहते थे। अचानक लोकसभा के चुनाव के 20 दिन पहले आप मुझे हटा देते, तब मैं चुप रहा। तब मैंने ख्याल रखा कि नहीं, इलेक्शन का टाइम है, हमको पार्टी का यह फैसला स्वीकार करना चाहिए। उसके बाद लगातार 5 महीने तक मेरी कोई सुध नहीं ले रहा है। जो बातें मैंने पहले कही थी वो बाद में भी बोलता रहा, लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फिर मुझे बुलाया गया स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में और कहा गया कि साहब अपनी राय दीजिए। मैंने कहा देखिए, मैं वर्षों तक मुंबई कांग्रेस का काम संभाला है मैंने, मैं पूरे मुंबई के 36 के 36 सीटों पे अच्छे नाम दे सकता हूं, लेकिन मैं नहीं उस पर पढ़ना चाह रहा हूं। मैं अपने लोकसभा में हर जगह से नाम दे सकता हूं, लेकिन कई सीटें हैं जो हम नहीं जीत सकते। कोई मतलब नहीं किसी जिद के, किसी नाम के ऊपर जिद करने का। तो मैं एक सीट के लिए विशेष आग्रह कर रहा हूं, अगर जो मैं नाम सजेस्ट करूंगा पसंद तो कोई और दूसरा नाम दो, लेकिन वो मैं जीतूंगा, मैं अपना एक एमएलए ले आऊंगा। अगर वो एक सीट भी आप नहीं देते हैं तो मुझे लगता है कि उसके बाद सब्र का बांध टूटना ही चाहिए। मिलिंद देवड़ा कह रहे हैं वो सीट वाली बात नहीं है, आप एक बिल्डर के लिए टिकट मांग रहे थे, एक बिल्डर बड़ा या पार्टी बड़ी? अच्छा ठीक है, बिल्डर कौन नहीं है? कितने नेता हैं मुंबई में जो बिल्डर नहीं है? क्या अमीन पटेल जिसके लिए उन्हें टिकट मांगा वो बिल्डर नहीं है? 250 करोड़ का आदमी है वो। अमीन पटेल तो बिल्डर है ना भाई, उसके सारे डॉक्यूमेंट चेक करके दिखाऊं मैं? एक इधर हमारे नसीम खान के लड़ते हैं, क्या वो बिल्डर नहीं है? बाबा सिद्दीकी जिनके बेटे को पहली लिस्ट में नाम दिया जाता है, वो बिल्डर नहीं है? तो मुंबई में तो ये जो लाइन है ना, बहुत महीन सी लाइन है। कृपया करके इस लाइन पे मत जोड़ो, फंस जाएंगे, गिर जाएंगे सब। देवेंद्र फडणवीस ने एक मिनिस्टर के टिकट काट के जिसको टिकट दिया है वो बिल्डर है। 500 करोड़ रुपए का अपना एसेट अनाउंस किया उसने। ये सबको देखो, किसी का प्रोफेशन, किसी का बिजनेस, उसको बदनाम करने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हर आदमी का एक प्रोफेशन होता है। तो और अगर कोई आदमी धंधा कर रहा है तो पाप थोड़ी कर रहा है साहब। कोई स्मगलिंग कर रहा है, चोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। यहां तो आपको बहुत सारे लोग मिले जो स्मगलिंग और चोरी बेईमानी करें, उनको टिकट मिल जाती है। तो मिलिंद देवड़ा के बारे में मेरी क्या राय है, मेरी क्या शब्द हैं, उन शब्दों को अगर आगे आप छेड़ेंगे तो मैं बता दूंगा कि कैसे आदमी है, क्या आदमी है। लेकिन ठीक है, अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं एकदम शब्दशः बोलती हूँ। उनसे जब पूछा गया आपके बारे में तो उन्होंने कहा कि अनुचित, अनुप्रिय स्टेटमेंट है संजय निरुपम का और मैं इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहता। इट इज अनवारंटेड। उन्होंने साफ, मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं है बयान, लेकिन मैं एक बार दोबारा आपके चैनल पे बोलता हूं कि जब रफाल डील के अंदर जो तथाकथित तौर पर जो घोटाले हुए या होने की आशंका थी, उसके खिलाफ जब राहुल गांधी जी ने कैंपेन शुरू किया तो वहां बोलते थे यहां पर प्रोटेस्ट मार्च मैं करता था, अनिल अंबानी के ऑफिस में घुस के करता था, बड़े बड़े पोस्टर लगाता था राफेल चोर अनिल अंबानी। तब एक बाकायदे एक षड्यंत्र रचा गया कि भाई ये संजय निरुपम रास्ते पे उतर के मुझे रोज चोर कह रहा है, इसको हटाना पड़ेगा। और बीजेपी के साथ अनिल अंबानी ने मिलकर के प्लान बनाया और उसका मैस्कॉट बनाया मिलिंद देवड़ा को। मिलिंद देवड़ा, अनिल अंबानी दोनों पार्टनर हैं। आपने इतने ट्वीट करते मिलिंद देवड़ा, कभी आपने देखा राफेल के ऊपर एक भी ट्वीट किया, एक शब्द बोला उसने कभी? और एक साजिश के तहत मेरा तो नुकसान पहुंचा, पार्टी का नुकसान पहुंचा दिया गया। अध्यक्ष बनते हैं और उसके बाद बोलते हैं अब मैं काम नहीं कर सकता। आप ये कह रहे हैं ऐसे लोग मुझ पे आरोप न लगाएं तो बेहतर होगा। जिनके अपने घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारेंगे, वरना मैं पत्थर मारने लगूंगा तो नंगे हो जाएंगे। उनसे पूछा गया कि संजय निरुपम कहते हैं कि मेरे टाइम पे पार्टी जो है बड़ी स्ट्रांग हुई, तो वो कहते हैं कि वोट शेयर तो मैंने बढ़ाया, 5% वोट शेयर जो है वो मैंने बढ़ाया। बड़े चमत्कारिक पुरुष हैं। आपने कितने चुनाव जिता दिए? लोकसभा चुनाव के 20 दिन पहले अध्यक्ष बनते और इतने चमत्कारिक हैं कि वोट परसेंटेज बढ़ा दिया उन्होंने। चमत्कारिक है भाई। फिर तो सचमुच जो बीजेपी के दरवाजे पे खड़े हैं, जितना जल्दी है मोदी जी उनको ले लें। बीजेपी में जाने की अटकलें तो आपकी लग रही हैं। कौन लगा रहा है बताइए? बीजेपी में किसी से पूछिए, मैं किससे मिला, किससे बात की, जबकि वो तो किससे मिल गया क्या नहीं सब पार्टी के अंदर सबको पता है।
एनीवे ठीक है, सुनी सुनाई बातों को नहीं रखते हैं यहाँ पे। अब मुद्दा यह है कि 2014 में लोकसभा हम बुरी तरह से हारे, उसके बाद विधानसभा हारे, महाराष्ट्र और बाकी स्टेट। उसके बाद पार्टी को खड़ा होना चाहिए था, पार्टी को पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए, तो वो प्रक्रिया शुरू नहीं हुई और पूरे देश में उस प्रक्रिया का अभाव था और पूरे देश में हम हारे हैं। और जब पूरे देश में हम कमजोर हो रहे हैं तो रातों रात मुंबई में कैसे मजबूत हो जाएंगे? हां, एक पार्टी को मजबूत करने के लिए, लोगों की आवाज बनने के लिए, संगठनात्मक ताकत तैयार करने के लिए जो कुछ हो सकता है वो तो जमीन पर उतर के संजय निरुपम कर रहे थे, वो इस पर तो कोई मतभेद नहीं हो सकता। और उसके बाद सब लोग मिलकर के मेरे खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं और दिल्ली में बैठे जिनके खिलाफ मैं खड़ा बोल रहा हूं, दिल्ली में जो कुंडली मार के बैठे हुए हैं वरिष्ठ लोग, वो जो मेरे खिलाफ कैंपेन चला रहे थे उसको इनकरेज कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको क्या पार्टी अध्यक्षा पर यकीन नहीं है, उनकी सूझबूझ पर यकीन नहीं है? क्या आपको ये यकीन नहीं है कि वो जो फैसले ले रही हैं और इतना टाइम से, क्योंकि 2005 में तो वही थी ना पार्टी की अध्यक्ष, तो आप उन पर शक कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि उनमें आप समझ नहीं रही? नहीं, मैंने प्रारंभ में भी कहा है कि मुझे सोनिया जी के ऊपर, पार्टी अध्यक्ष के ऊपर कोई ऐतराज नहीं है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। उनकी अध्यक्षता में मैं कांग्रेस पार्टी में आया रहा, उनकी अध्यक्षता के तहत मैंने खूब काम किया, मुझे बहुत विश्वास है उन पे। लेकिन उनके आसपास जो लोग बैठे हुए हैं ना, मैं उन पे सवाल उठा रहा हूं और जैसे आप उन पे सवाल उठाएंगे ना, वो उसको एक ट्विस्ट देंगे कि कांग्रेस अध्यक्ष पे सवाल उठा रहा है। कल जब संदीप दीक्षित ने चिट्ठी लिखी कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज की वजह से उसकी मां की जान चली गई, ये मर्डरर है, तो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज वो चिट्ठी आगे फॉरवर्ड करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष को। इसका मतलब क्या कांग्रेस अध्यक्ष जवाबदार है? डिलिबरेटली वहां बैठ के लोग ये सब करते हैं और उसके बाद सीधे धीरे से अगर कुछ बोलो तो कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर सवाल उठा रहा है, इस तरह का आरोप लगाते हैं। मुंबई कांग्रेस का नेतृत्व किया मुंबई में रास्ते पे उतर के, तब ये सब लोग अपने अपने घरों में एसी रूम में बैठे रहते थे। क्या उसको इतना भी हक नहीं है कि उसकी पसंद की एक टिकट उसको मिले? अगर ये भी नहीं दे सकते तब तो गुस्सा होने का हक है। और अब भी अगर हम गुस्सा नहीं होते हैं तब मैं इंसान होने के लायक भी नहीं हूं। संजय जी, 9 दिन हो गए, 3 को आपने शुरुआत की थी, ट्वीट किया, उसके बाद 4 तारीख को आए, आपने 25 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन जो बातें करनी थी 8 मिनट में आपने वो पूरी बात कह दी। उसके बाद से 3 बयान आए। एक बयान तो अनुचित और जो देवड़ा ने कहा था मैंने आपको बता दिया। दूसरा ये कहा जाता है आपके ही बड़े नेता कि हमें उनकी जरूरत नहीं है, वो छोड़ दे पार्टी। खड़गे साहब कहते हैं कि उनकी किसी बात का मैं जवाब दूं ये ठीक नहीं है। ये 3 बड़े नेता ठीक है 9 दिन में बता चुके हैं कि आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो एक जो सज्जन है उनके बारे में तो मैंने कुछ बोला है, अब दूसरे सज्जन जो है बोले कि मुझे मतलब पार्टी को संजय निरुपम की जरूरत नहीं है। शिंदे साहब, मैं नाम बताता हूं, सुशील कुमार शिंदे जी। जिस दिन वो बयान दिए ना उसके हफ्ते 10 दिन पहले मुझे अपनी मर्सिडीज कार में बैठा के अपने घर लेके गए और पकोड़े खिलाए। मेरे साथ एक गवाह के तौर पे महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री सुरेश शेट्टी भी थे। हम तीनों गाड़ी में गए और रास्ते में क्या बोले आपको बताऊं? संजय निरुपम, तुम मुंबई के दूसरे रजनी पटेल हो। मैं अगर झूठ बोल रहा हूंगा तो गवाह के तौर पे शेट्टी साहब हैं, वहां पे नाम ले रहा, पूछिए। बोले तुमने इतना अच्छा काम किया था, अगर तुमको नहीं हटाते ना तो तुम बहुत आगे जाते और कांग्रेस पार्टी की ताकत। उसके बाद हम लोग पहुंचते उनके घर पे और भजिया और कॉफी और चाय, हुसैन दलवाई साहब भी ज्वाइन करते हैं हमको बाद में वहां पे। पकौड़ा पॉलिटिक्स वहां भी हो रही है, पकौड़ा हुआ वहां पे, और वहां पर खूब मेरी तारीफ कर रहे हैं कि कितना अच्छा काम करता, कि ऐसा काहे झला, ऐसा क्यों हुआ मालूम नहीं, ये नहीं, मैंने जान दीजिए साहब, जो हो गया सो गया, कोई बात नहीं। अब उसके अगर 1 हफ्ते बाद कहते हैं कि संजय निरुपम की पार्टी को गरज नहीं है, तब वो सही है कि ये सही है? पहले जाकर उनसे पूछना चाहिए। नहीं तो फिर संजय निरुपम आप कहां जाते हुए अपने आप को देख रहे हैं? मैं कह रही हूं 9 दिन हो गए हैं, क्या पार्टी अध्यक्षा की तरफ से आपसे बातचीत हुई? आप कह रहे हैं कि एक है सोनिया गांधी वाली कांग्रेस और एक है राहुल गांधी वाली कांग्रेस। मैं आपके शब्द बताती हूँ, एआईसीसी के दफ्तर में बैठकर राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है और वही लोग जो उनके खिलाफ कैंपेन चला रहे थे आज वो पार्टी चला रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो पार्टी चला रहे हैं? हम नाम नहीं ले रहा हूं, सबका ले सकता हूं, अच्छा नहीं लग रहा है कि सबका नाम लिया जाए, ये पता है
इसलिए नाम लेना जरूरी नहीं है कि मैं जब ये बोल रहा हूं ना, तो कांग्रेस अध्यक्ष को भी मालूम है और कांग्रेस के सभी नेताओं को मालूम है कौन लोग हैं। और ये जब सवाल मैं उठा रहा हूं तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है मेरी। आप सोनिया जी ने कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया लगभग 20 वर्षों तक और कामयाबी के साथ नेतृत्व किया। जब 1998 में अध्यक्ष बनती है उस समय कांग्रेस की हालत आज जैसी थी कह सकते हैं, या आज से थोड़ी सी बेहतर होगी। आज तो बहुत ही हालत खराब है हमारा। तब वो मेहनत करके पार्टी को खड़ी करती है। उसके बाद धीरे धीरे राहुल गांधी को अगले नेतृत्व संभालने के लिए एक नए नेतृत्व के तौर पे हम ग्रूम करते हैं, तैयार होते हैं, मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। मुझे आज भी याद है कि राहुल गांधी के आते ही कुछ लोग थे बहुत असहज महसूस कर रहे थे। बीजेपी से पहले उन लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ कैंपेन शुरू किया। क्या राहुल गांधी को ये पता है? बिल्कुल पता है। तो वो पार्टी में क्या कर रहे हैं? पार्टी में क्या कर, देखिए ना क्या क्या कर रहे हैं, तभी तो रिजाइन किया उन्होंने। तो इसका मतलब राहुल गांधी एक स्मार्ट लीडर नहीं है? इसका मतलब ये तो नहीं होता कि स्मार्ट लीडर नहीं होता, मुझे नहीं मालूम इसका अर्थ ये मुझे नहीं मालूम है। हाँ, पार्टी नेतृत्व को सीखना पड़ेगा, बदले हुए माहौल को समझना पड़ेगा। ये क्या सीखना पड़ेगा? बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका। पड़ेगा? बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। 2013-14 से इस देश में राजनीति में एक बदलाव आया है और वो बदलाव के जो झंडा बरदार हैं वो भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। वो लोग ने बदलाया है। मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार प्रशासन के दृष्टिकोण से, अर्थनीति के दृष्टिकोण से फेल हुई है, लेकिन राजनीति करने में माहिर है। वो पूरे राजनीति का व्याकरण बदल दिया, रोज नए नैरेटिव लेके आते हैं। मतलब ऐसा है, हम अभी भी पुरानी दुनिया में, आज नेटफ्लिक्स का जमाना आ गया है और हम अभी भी दूरदर्शन देखने में लगे हुए। आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। जो वहां बैठे हुए लोग हैं, सीनियर हैं, सबकी इज्जत करता हूं, लेकिन नए आइडियाज अब नहीं है। तो संजय जी बदला तो सही। राहुल गांधी ने टेंपल रन शुरू की, धोती पहनना शुरू कर दिया, तिलक लगाना शुरू कर दिया, जनेऊ भी दिखा दिया। वो जो नैरेटिव सेट कर रहे थे, आप लोगों ने उस नैरेटिव पर चलने की कोशिश की, लेकिन क्या हो अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। गलत नहीं, राहुल गांधी जी ने मंदिर जाना शुरू किया, गलत नहीं किया, बहुत अच्छा किया। मुझे याद आता है कि 2014 से पहले इस तरह का वातावरण था कि कांग्रेस पार्टी में अगर कोई मंदिर चला गया और हिंदुत्व की बात कर दी तो ये सांप्रदायिक हो गया। गलत था वो। आपको याद रहना चाहिए कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र बाबू के बीच एक पत्र व्यवहार हुआ सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के समय, तो उस समय राजेंद्र बाबू ने क्या कहा था? जब सरदार पटेल ने कहा कि यहां मंदिर का जीर्णोद्धार होगा और आपके हाथ से भूमि पूजन करवाएंगे हम, और राजेंद्र बाबू ने जब हां बोला था, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको चिट्ठी लिखी कि आप कैसे जा सकते हैं, आप तो सेकुलर देश के राष्ट्रपति हैं, आप एक मंदिर का जीर्णोद्धार कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा, हां मैं सेकुलर देश का राष्ट्रपति हूं, लेकिन मेरा भी एक धर्म है। और आखिरकार गए, 1 साल में मंदिर बना, उसका उद्घाटन भी किया। धर्मनिरपेक्षता ये थी। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं कि अपने धर्म को ही नकार दिया जाए। कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी ला रही है आपके बागी हो जाने के बाद? नहीं, मेरे बागी हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा भी नहीं कि मैं कैंपेन कर लूंगा तो ये सारी की सारी सीटें हम जीत जाएंगे। ऐसी गलतफहमी में मैं नहीं जी रहा हूं। वो मेरा एक जेस्चर था, मेरी एक भूमिका थी, मेरी एक नाराजगी व्यक्त करने का एक तरीका था और तरीका है। लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा ऐसा मुझे महसूस होता है। जो कैंपेन है, जो प्रचार है, जिस तरीके से महाराष्ट्र की जो सरकार है जिसमें फडणवीस जी जिसको लीड कर रहे हैं, सरकार के कामकाज के ऊपर जिस तरीके से एकदम हल्ला बोल होना चाहिए था, नहीं हुआ। बहुत सारी कमियां इस सरकार में। मैंने जिस महीने मुझे निकाला गया मुंबई अध्यक्ष के पद से, उसके पहले लगातार महाराष्ट्र सरकार के 20 घोटाले मैंने खोले हैं। ये 2 मंत्रियों के टिकट काटे, इनके घरों पे जाके मोर्चा निकाला था। लोग कहते हैं ना कि इन सब चीजों का कोई वैल्यू नहीं होता। विनोद तावड़े का जब घोटाला निकला था, उसके घर पे गए थे, उसके घर पे जाके चढ़ गए थे हम। ये प्रकाश मेहता जिसका जमीन का घोटा, उसके घर पे गए थे। वहां के लोगों ने बताया कि साहब वर्षों बाद देखा कि यहां पर इस मंत्री के खिलाफ कोई नारा लगा रहा है यहां पे। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे। एकदम सब शांति है। कहां कोई पूरे कैंपेन में जो धार होनी चाहिए अटैक की, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश नहीं है वो। तो कांग्रेस वाले तो ये सोच रहे होंगे ना कि दुश्मनों की क्या जरूरत है, विरोधियों की क्या जरूरत है, जब संजय निरुपम पार्टी में है तो। हाँ ठीक है, सोच सकते हैं ऐसा। लेकिन यही संजय निरुपम सब पे भारी पड़ता था। सारे दुश्मनों को अकेले लेता था, अकेले हम लड़ते थे। लेकिन आज उस संजय निरुपम को आपके पास, मतलब वही एक नेता तो कहते हैं हमारी जरूरत ही, इनकी जरूरत ही नहीं हमको।
जो आपको पकौड़े खिलाते हैं। पकौड़े खिलाते थे। तो ऐसा है, ये बार बार कहा जाता है कि भाई आप कांग्रेस में रह के कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं तो फिर अब आपको बीजेपी दुश्मनों की जरूरत नहीं है। ये सब पुराने क्लिशे हैं, ये सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। समय आ गया है कि जो गलत है उसको गलत बोला जाए, और कांग्रेस पार्टी में बैठे जो बड़े लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उनको स्वीकार करना चाहिए कि गलत हो रहा है, इसको दूर करना है, और इन सबको लेकर बैठ के चर्चा करके, एक मंथन करके रास्ता निकालना पड़ेगा, वरना हमारा और नुकसान हो सकता है और बुरी हालत हो सकती है। संजय जी, ऑल द बेस्ट। मैं चाहती हूं कि आप इस तरीके से फाइट करते रहें। एक बहुत मजबूत विपक्ष की इस देश को जरूरत है, और अगर आप जैसी आवाज रहेगी तो हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूंगी मिस्टर जयप्रकाश हैं, जो कि GM है रैमसन परफ्यूम्स के, वो जरा स्टेज पर आए। थैंक यू सर।